अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा के साथ हमारा हिंद और न्यू दिल्ली टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। देखें, हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म कई बार बहस में आ चुका है। हर रोज़ एक नई ऐसी चीज़ हम देखते हैं जिससे हमें ये होता है कि यार ये सेक्युलरिज्म कितना गहरा है, कितना स्ट्रॉन्ग है कि इसको सुधारना कितना मुश्किल हो गया है। जैसे कि हम इन साहब की पहले सुन लें कि ये क्या फरमाते हैं। तो मंदिर बनाने के पक्ष में है कि या नहीं? क्यों मंदिर में बनाने के पक्ष में? मैं तो कह रहा हूं इस देश में जितने मंदिर है सबको तोड़ दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं इस बात को। क्या मिलता है मंदिरों से? मंदिरों की बजाय इस देश में स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, लोगों की शिक्षा मिलेगी, ये देश दुनिया में आगे पहुंच जाएगा। मंदिर बनाने से अंधविश्वास फैलता है, गंदगी फैलती है, लोगों के बीच घृणा फैलती है, और कुछ नहीं फैलता। आप बताइए, एक मंदिर ने किसी ने धर्म का काम किया हो, किसी ने लोगों में शिक्षा का इस तरह से कोई काम किया हो? आप बताइए ना। नहीं, मस्जिद के लिए भी ऐसा ही कहेंगे कि कौन? वो भी नहीं रहना चाहिए। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में केवल वो जाके अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते हैं, वो और कुछ नहीं करते। मंदिर में, मस्जिद में जाके और कुछ नहीं करते। वो भी नहीं रहना चाहिए। कहाँ नहीं है? उनकी इबादत की जगह है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो रहना चाहिए। अब ये जो सेक्युलरिज्म है ना, ये जो ख़ास तौर पे जो कुछ हिंदू अपने आप को लिबरल्स या लेफ्ट या पता नहीं क्या क्या, वो अपीजमेंट की जो मुस्तकिल एक पॉलिसी चलाए हुए हैं कि मुस्लिम क्रिमिनल की खबर देंगे तो रिलीजियस अनआइडेंटिफाइड होगा, और नॉन मुस्लिम क्रिमिनल का एक्ट जब खबर देंगे तो उसमें रिलीजन आइडेंटिफाइड होगा कि हिंदू ने ये किया, पहलू खान की तरफ ये हुआ, हिंदुओं ने ये किया। लेकिन जब मुसलमान करता है तो अव्वल तो रिलीजन का जिक्र ही नहीं, और अगर कहीं से रिलीजन मजबूरन आ भी जाए तो साथ में ये ऐड करना ज़रूरी होता है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। लेकिन वही चीज़ जब कोई और करे तो वो उसका रिलीजन होता है। बड़ा मसला है, बड़ी खराबियां हैं इसमें। अब आप देखें, वेस्ट बंगाल की बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आसाम और वेस्ट बंगाल में जो चीज़ें चल रही हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। अब आप इन साहब को देखें, ये जो वेस्ट बंगाल में जो शरिया के नए कवानीन आए हैं, ये स्टेट विद इन स्टेट, ये मुसलमान कम्युनल लीडर्स हैं ना, वो अपनी कौम को अलग एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के हर जगह इनकी ये प्रैक्टिस है। इवन आपको अक्सर इंग्लैंड में भी नज़र आएगा। एक बार हम पार्क में गए थे, इधर इल्फर्ड के पास है, बच्चों को लेके हम अक्सर, जब बहुत छोटे बच्चे थे तो बहुत ज़्यादा जाते थे, तो एक पार्क में गए थे, वहाँ पे कागज़ लगाया हुआ था किसी ने, ये छोटा सा प्रिंट किया हुआ कि डॉग्स को यहाँ पे लेके नहीं आए क्योंकि कुत्तों को लाने से हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, तो इस पार्क में डॉग्स को लेके आए। कौन कह रहा है? ये जो यहाँ पे आके रह रहे हैं इनके मुल्क में, वो इनके मुल्क को कह रहे हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो ये मुसलमानों का एक परंपरा कह लें, इनकी एक तरीक़ाकार कह लें कि वो एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखते हैं। ये सेक्युलरिज्म के नाम पे ये जो अपीजमेंट होती है, ख़ास तौर पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये देख लें कि ये स्टार्ट होता है इनका। और ये चीज़ हमने बम्बई में देखी है, बहुत गहराई से देखी है। ख़ास तौर पे जो 90s और 2000s में जो गैंगस्टर्स जो थे वो इन्हीं के आशीर्वाद से बने थे ना। यही शरिया वाले जो शरिया का टोपी ड्रामा लेके दाऊद इब्राहिम यही लाया था ना, मुसलमानों की अलग आइडेंटिटी, मुसलमान ये मुसलमान वो करके ही लाया था ना। तो ये जो आपकी जो शक्ल है ना इसकी सेक्युलरिज्म की, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना यह बास मारने लगा है। देखें, फ़हीम बेग अक्सर टीवी पे भी इसको लाया जाता है। बड़ा यार ईमान से, इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे क्या क्या होता है। ये कभी कोई पाकिस्तान में कर सकता है इस तरह का मतलब मैं पाकिस्तान पे ऑरेंज कलर का करके जब पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर, और इसको एक हिंदू स्टेट, क्योंकि था तो हिंदू स्टेट ना जो आज का पाकिस्तान है, आज से 2000 साल पहले वहाँ पे क्या था। तो ये है कि मैं कर सकता हूँ क्या, या कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के कर सकता है? ये इंडिया का सेक्युलरिज्म। यहाँ पे ये ना सिर्फ ये खुद कर रहा है बल्कि पूरा एक गैंग करवा रहा है। ये किस चीज़ की डेवलपमेंट कर रहा है अपने उसमें दिमाग में, अपनी आवाम के। भाई देखें, बलूचिस्तान में आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, कोई
रीज़न है ना उसके पीछे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके सारी लीगलिटीज़ हैं, फिर इसके बाद जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हैं, जेनोसाइड, ये वो, ये सब जो प्रचार कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं? कई चीज़ें हैं ऐसी, कई चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले पुष्पेंद्र जी ने छोटी सी ये बात की है, छोटी सी बात, आप देखें इस छोटी सी बात में पूरा आपके सामने प्रॉब्लम की जड़ रख दी। आप 3 चीजें रख रहा हूं रवि भाई, ध्यान दीजिएगा। इस देश की प्राइमरी एजुकेशन को हमने क्रिश्चियंस के हाथों सौंप दिया है, राइट? इस देश के इतिहास को हमने 70 सालों में कम्युनिस्टों के हाथों में सौंप दिया था। और तीसरी चीज बताऊं, इस देश का एंटरटेनमेंट आपने जिहादी मुसलमानों के हाथों छोड़ दिया। आपकी तीनों चीजें आपके पास नहीं है, इसलिए गुलशन कुमार की हत्या हुई, आप समझे ही नहीं कि उसका क्या मसला था। गुलशन कुमार की हत्या भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर भजन, कीर्तन और मंदिर को बाहर कर दिया। और अब मौला रे मौला होता है, लड़की हिंदू घर की होती है, लड़का मुसलमान घर का होता है। हर फिल्म में बताया जाता है इस्लाम कितना अच्छा है, हर फिल्म में बताया जाता है कि मुसलमान कितना अच्छा होता है। आपकी नई जनरेशन इसी चक्कर में गफलत में है। ना आपने खुद इतिहास लिखा है, ना प्राइमरी एजुकेशन आपके पास है, ना ही इंटरटेनमेंट का कोई नैरेटिव आपके पास है। इसलिए दिवाली पे सलमान की पिक्चर रिलीज होगी, ईद पे शाहरुख की होगी और क्रिसमस पे आमिर खान की। आपकी फिल्म कहां बन रही है, कैसे बन रही है, पता नहीं। हम अपने आइकॉन नहीं ढूंढते, और कोई आदमी राष्ट्र के लिए बिना किसी लालच के कोई काम भी कर रहा होगा तो सबसे पहले हमें उसी के अंदर कुछ नुस्ख निकालना होता है। हम उसको कैसे मजबूत करें इसकी हमें चिंता नहीं होती, हम एहसान करते। एजुकेशन राइट फ्रॉम इंडिया में दिल्ली सल्तनत और जो मुस्लिम गवर्नमेंट्स बनने से लेके ये अब तक 2016 तक, 2014 तक आपकी एजुकेशन की टोटल पॉलिसी कौन बनाता रहा? सारे मिनिस्टर्स उठा के देख लें एजुकेशन के, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो देख लें। कम्युनिस्ट और मुस्लिम दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं, मुखालिफ हैं, अगेंस्ट हैं। कम्युनिज्म और इस्लाम तो नो वे ना, लेकिन देख लें इंडिया में कम्युनिस्ट और मुस्लिम शुरू से मिल के रह रहे हैं, क्योंकि मसला यह है कि इस देश में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। 20 करोड़ के तो देश ही कितने हैं दुनिया में, तो इंडिया में तो 20 करोड़ खाली मुसलमान हैं, और ये यहाँ पे 1-2 मिलियन है, तो पूरे मुल्क का हाल क्या क्या हुआ है। वन से सुपर पावर दुनिया, 3/4 दुनिया के ऊपर इनका झंडा लहराता था ब्रिटिश का। ये 1-2 मिलियन है तो क्या हाल कर देते हैं। तो आप सोचें इंडिया के पास 20 करोड़ हैं, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी जो चौधराहट है, जो सदियों की इनका जो हुक्मरानी का जो वो है, वो आसानी से तो उतरना नहीं देना ना। तो एजुकेशन का आपके सामने है, कम्युनिस्ट, चर्च और मुस्लिम। 84% जिनका रिलीजन है उनकी सही नहीं है एजुकेशन में। और फिर अपीसमेंट की जो पॉलिसी सदियों से आ रही है उसको ये गवर्नमेंट भी देखें। आफ्टर ऑल मैं बता चुका हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं है कि एक रात में सारे फैसले कर दे कि हाँ जी जो पीछे सब कुछ था चेंज हो जाएगा। नहीं होता भाई। 137 करोड़, वो शशि थरूर कहते हैं कि करेक्ट फिगर बताया करो, तो अब इस वक्त तो मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी है। 135-140 करोड़ के दरमियान में कहीं है। 135 करोड़ का देश है, इसकी ब्यूरोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। उसका माइंडसेट आप रातों रात चेंज नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। तो इस गवर्नमेंट ने भी देखें इस माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासतौर पर मुसलमानों के लिए क्या क्या सहूलतें दी हुई हैं, इसके बावजूद इनका ये हाल हो तो देन करेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बास मार जाए ना कोई चीज़, तो फिर उस बास को भी ख़त्म करने
बहुत ज़रूरी होता है, रहना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो इस गवर्नमेंट के पास बहुत मुश्किल टास्क है ये सब चीज़ें करेक्ट करना। चूँकि अब आते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। देखें, पहले आ जाते हैं ये जो फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें, पुष्पेंद्र जी ने साफ आपको बताया ना, तो शुरू से आप भी अब आप स्टडी करें, मेजॉरिटी की बात हो रही है, और ख़ास तौर पे बड़ी फिल्मों में जहाँ भी ये अब जैसे अब आई है गुंजन की जो कहानी, इंडियन एयरफोर्स को जो मलाइन किया जा रहा है, अब वो गुंजन साहिबा खुद जिनकी बायोपिक है वो खुद फरमाती हैं कि मुझे तो कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला, मुझे तो कहीं एक औरत होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स में कहीं डिस्क्रिमिनेशन, वो खुद ये फरमाती हैं। लेकिन करण जौहर साहब की फिल्म जो आई है जिसमें अनिल कपूर की भतीजी साहिबा हैं, बोनी कपूर साहब की बेटी जो हैं, अर्जुन कपूर की बहन, वो रोल अदा कर रही हैं। अब आप खुद देखें कि आज अवेयरनेस का आलम है सोशल मीडिया पे, जैसे सड़क 2 के साथ हुआ, ऐसे जो हो रहा है, ऐसे में तो फिर अब इंडियन पब्लिक भी जानती है सब कुछ। लेकिन आप 10-20 साल पहले चले जाएं तो आपको क्या जहर आपके जहनों में डालता गया। आप यकीन माने, मुझ जैसा आदमी, मैंने तो तकरीबन कितनी फिल्में देखता था, अब मैंने टाइम नहीं मिलता तो नहीं देखता, पुरानी तो सभी तकरीबन फिल्में देखी हुई हैं ना। आज मैं अक्सर फिल्मों के बारे में सोचता हूँ कि यार ये मुझे इतनी पसंद आई थी, एज ए फिल्म तो अभी भी मुझे पसंद है, लेकिन यार कितना गलत मैसेज है इस फिल्म में। कई फिल्मों के बारे में ऐसा होता है, आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि अब अवेयरनेस के एक नए दौर में हम गुजरते हैं जब, और रोज़ नई एक चीज़ देख रहे होते हैं, हिपोक्रेसी की इंतहा देखते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। ये आपके सामने गुंजन वाली मिसाल आपके सामने मौजूद है ना। मुग़ल आज़म और फिर मुग़ल एम्पायर को जो ग्लोरीफाई है तकरीबन फिल्मों में किया गया, जबकि आप देखें कि हिंदू राज्यों के ऊपर भी कई फिल्मों में दिखाते हैं, उसमें यही होता है कि छोटा राजा दूसरे राजे से लड़ रहा है, दूसरा राजा इसको साजिश कर रहा है, वो इसके पिता को मार रहा है, वो इसके राज पे कब्जा कर रहा है, राजकुमार को उठा के ले जा रहे हैं। आपको हिंदुओं की जब भी राजे महाराजाओं की कहानियाँ दिखाएंगे तो यही दिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ें मुसलमानों में ज़्यादा थीं। औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को कत्ल किया सबको, और अपने बाप को अंधा किया, और जहांगीर और अकबर की, और ये सब चीज़ें वो नहीं दिखाएंगे, ये उसमें ग्लोरीफाई करते रहेंगे। मुसलमान लीडरशिप को, मुसलमान रूल्स को इन्होंने ग्लोरीफाई किया है इनका। तो ये चीज़ें हैं। अब इसी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से देखें, एक बहुत बड़ी चीज़ है सुशांत का केस जो है। अब ये सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, उस पर ज़्यादातर जो लिबरल और लेफ्ट के लोग और वो ज़्यादा इस पर एतराज़ात जो कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि इतना बड़ा तो स्टार नहीं था ना यार, इसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। एक आप कह रहे हैं कि सीबीआई को केस दे दिया, इंटरपोल को क्यों नहीं दिया। इस तरह की बातें करके वो क्या साबित करने चाह रहे हैं। मतलब किसी ने, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने या किसी भी ने भी सीबीआई को तो ये नहीं कहा ना कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ केस करो या फ़लाँ, उन्होंने कहा इस कत्ल की इंक्वायरी करो। अब इस कत्ल की इंक्वायरी, ये बात तो एक चीज़ मैंने जो सारे उसमें सिनारियों में देखी कि किसी ने सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं किया, कि किसी को ये एतराज़ नहीं कि सीबीआई बायस्ड होगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू लेके या किसी के ख़िलाफ़ चल रही है, नहीं, ये कोई नहीं कह रहा, ना मान रहा है। यानी सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पे सबको मुतमईन है। तो फिर लेट द केस बी सोल्व ना, क्योंकि ये केस सोल्व नहीं होगा तो उसमें वो बेगुनाह लोग जिनके नाम आ रहे हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। एक मिसाल है, हम हाइपोथेटिकली जब बात करते हैं तो ज़्यादातर यही होता है ना कि करण जौहर रिस्पॉन्सिबल है, सलमान खान रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, वो। अब कम से कम सीबीआई के केस को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब इसका रिजल्ट लाएगा तो कम से कम जो इन्वॉल्व नहीं है उनकी तो बेचारों की जान छूट जाएगी ना। वरना तो वो क्या होगा कि अगर ये केस सॉल्व नहीं होता, सीबीआई ने नहीं, सीबीआई के हवाले ना करते और लटकता ही रहता, तो ये लोग तो जो बेगुनाह हैं वो तो बदनाम फजूल में रहते ना सारी ज़िंदगी। अब कम से कम एक बार सीबीआई का केस वो हो जाएगा तो जो इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है वो तो सुकून से अपने घर जाके सो जाएगा कि चल या जान छूटी। और जो उनके ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चला रहे थे और वो कर रहे थे उनका वो, लेकिन जो मुजरिम है, जो इन्वॉल्व हैं, वो तो बाहर आएगा। और अगर पॉसिबल हो तो मैं तो कहता हूँ कि इस इंक्वायरी के बाद, मतलब सुशांत सिंह के केस के इंक्वायरी के बाद इसको ब्रॉडर करके बॉलीवुड के हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें आती हैं
वो भी तो वो किया जाए ना। देखें, नेपोटिज्म को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो एक है भाई, एक स्टार किड है, उसको नेचुरली वो पब्लिसिटी, वो ट्रेनिंग, एक बड़ा स्टार है अमिताभ बच्चन हैं, या एक बड़ा क्रिकेटर है सुनील गावस्कर हैं, उनके बच्चों को ये नेचुरल एडवांटेज है कि उनको एक ऐसा टीचर बाय बर्थ मिला हुआ है जो दुनिया का इतना बड़ा स्टार है, जिसकी मतलब अमिताभ जी की एक्टिंग या सुनील जी की क्रिकेटर के उस पर कोई दो राय नहीं ना। तो वो उन बच्चों को तो ऑलरेडी एक तो वो मिला हुआ है, दूसरा उसके जीन्स मिले हुए हैं, तीसरा फिर उसको वो फैसिलिटीज़ मिली हैं कि उनका बाप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो स्टार्ट लिया सुनील गावस्कर ने, एक बेसिक से शुरू की ना, किस तरह बैट खरीदा होगा, किस तरह चीज़ें की होंगी, ये हम गरीब लोग जानते हैं ना कि ये बेसिक शुरू करने के लिए आपके पास शुरू में किट ही नहीं होती। ये पाकिस्तान के बाबर आजम ने सबसे पहला जो बड़ा क्रिकेट में जब कारनामा अंजाम दिया तो इसने अपनी माँ का शुक्रिया अदा किया। इसने कहा, अम्मी मुझे याद है कि जब मुझे पहला एक मेजर बैट खरीदने की ज़रूरत थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आपने वो पैसा जमा करने के लिए जो गुल्लक होती है वो तोड़ी थी और वो पैसे मेरे हवाले किए थे। तो ये मुश्किलात सुनील गावस्कर को हुई थी, रोहन गावस्कर को नहीं हुई थी। यही मुश्किलात हमने पढ़ी हैं कि अमिताभ जी जब इलाहाबाद से आए थे इधर इंडिया, वो मुंबई, और एक्टिंग के लिए और अपना कैरियर परसू करने के लिए, तो किन मुश्किलात का शिकार हुए, ये चीज़ अभिषेक बच्चन को नहीं हुई। तो ये तो नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते। और स्टार किड में भी अगर क्वालिटी है तो आपको एक अच्छा स्टार मिलता है, जैसे कि ऋतिक रोशन, एक बहुत क्वालिटी है उसके अंदर और वो अपने टैलेंट की बुनियाद पर बैठा हुआ है अभी तक और राज कर रहा है। तो इसके अलावा भी तो फिल्म इंडस्ट्री में कई चीज़ें, गुंडागर्दी की, बदमाशी की और ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, तो उस इंक्वायरी के नेटवर्क को बढ़ा के उसको भी मैं समझता हूँ कि एक वक्त में इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। एक और इश्यू जो आजकल चल पड़ा है आमिर खान का, कि आमिर खान ने तुर्की में अपना फर्स्ट लेडी के साथ मुलाकात की और आमिर खान की रिक्वेस्ट पे ये मुलाकात हुई थी। अपनी फिल्म की शूटिंग पैकअप कर रहे थे, शायद ख़त्म हो रही थी, तो वहाँ से जाते वक्त उन्होंने, अब देखें पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं कि ये आमिर खान का ज़ाती मसला है, तो नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेरी अपनी सोच है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल भी एग्री करते हैं मेरी सोच से, जो नॉर्म ऑफ लाइफ भी है, कि बहरहाल एक सेलिब्रिटी की पर्सनल लाइफ को जब वो एक्सपोज करता है ना, तो फिर चीज़ें पर्सनल नहीं रह जाती। आप अपने घर के अंदर एक सेलिब्रिटी जो प्राइवेट में जो चीज़ें कर रहा है वो उसका राइट है, लेकिन जब वो एक चीज़ पब्लिक करता है, जैसे कि आमिर खान ने हर मुल्क में जाता है शूटिंग करने, तो कितने मुझे बता दें, जैसे सबा साहिबा कहती हैं कि आमिर खान ने गुनाह तो नहीं कर दिया, और अक्षय अगर आमिर खान की जगह होता और तुर्की के सदर से मिलता या उसकी बीवी से मिलता तो लोग एतराज़ ना करते। तो सबा साहिबा, पहली बात तो ये कि अक्षय ऐसी हरकत ही नहीं करता, ठीक है ना। अक्षय ने कोई एक मुल्क में शूटिंग थोड़ी की है, दुनिया के कई 50 मुल्कों में शूटिंग की है, कितनों के सदर की बीवी के साथ मुलाकात की है। आमिर खान ने जो मुलाकात की है, तो आमिर खान भी तो दुनिया के 50 मुल्कों में शूटिंग करता है, कितने के सदर की बीवी से अपॉइंटमेंट लेके खुद अपनी उस पर मीटिंग करता है, ये आमिर खान ने खुद की है। तो देखें, पर्सनल मसला तो उस वक्त रहता है जब वो प्राइवेट मीटिंग होती है या कोई ऐसे होती, लेकिन ये तो बाकायदा मुलाकात हुई है। फिर आमिर खान का वो स्टेटमेंट पब्लिक के नज़रों में मौजूद है, जब उसने पब्लिक में एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी बीवी बच्चों को इंडिया में खौफ है, डर है, रहने से डरते हैं, यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, ये है वो है। तो पर्सनल इशू थोड़ा आई थिंक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, आमिर खान एक बहुत ही समझदार इंसान है, इसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी काम के हवाले से छोटे से छोटी चीज़ पे रिसर्च करता है, पूरा डिसीजन लेने से पहले ठोक बजा के हर चीज़ वो करता है। तो इसने ये मीटिंग, इसको नहीं पता था कि ये सब चीज़ जब मैं जाऊँगा तो क्या बम फटेगा इंडिया में। आफ्टर ऑल वो इंडिया उसकी ऑडियंस है, इंडिया के बल पे ही, इंडियंस के बल पे ही आमिर खान इज़ आमिर खान ना। ये तो नहीं है कि तुर्कियों के या पाकिस्तानियों के उस पर आमिर खान है। तो आमिर खान मुसलसल जब आउट ऑफ द बॉक्स को एक्ट करता है
एक मुसलमान एक्टर को हज पे जाने से कोई मसला नहीं, वहाँ पे 2-2.5 मिलियन मुसलमान बैठा होता है, लेकिन वहाँ जाके भी आपको जब तबलीगी जमात पाकिस्तान के सरकारी मौलवी, जो कि सबको पता है कि फ़ौज का और उसका मौलवी उसी से मिलना है, या उस शाहिद आफरीदी के साथ आपने पेंगें बढ़ानी है, या जुनैद जमशेद के साथ, जो एंटी इंडिया हैं, जो जहर रखते हैं हिंदुओं और इंडिया के खिलाफ, तो आफ्टर ऑल फिर इफ व्हेन यू आर ए सेलिब्रिटी, जब आप अपनी 7 स्टार लाइफ जिस देश के और जिस देश के लोगों के लिए के बल पे हासिल करते हैं, वरना आमिर खान की हैसियत नहीं है ना, अगर वो इंडिया का एक इतना बड़ा स्टार ना होता, वरना क्या होता, वो एक आम आदमी होता ना। तो फिर बड़ा केयर करनी पड़ती है, आपको जज्बात लोगों के देखने पड़ते हैं। आमिर खान ने ये बेवकूफ़ी नहीं की, बहरहाल सोच समझ के जो भी किया है, क्योंकि इसको रिपरकशंस का पता था, ये नहीं था कि इसको नहीं पता था कि क्या इसका रिएक्शन आएगा, लेकिन उसने जो किया है, मैं समझता हूँ कि इट वॉज नॉट ए वाइज थिंग टू डू। स्पेशली तुर्की के साथ वो कहते हैं कि जी कोई वो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़त्म थोड़ी हो गए और हमने तुर्की से दुश्मनी का ऐलान तो नहीं किया, तो फलान ढुमकान, तो भाई साहब हर चीज़ ऐलान पे नहीं होती। और आपने तो चाइना के साथ भी दुश्मनी का ऐलान नहीं किया था, तो लेकिन फिर आज है ना भाई। अब अगर एक मिसाल है कि दंगल फिल्म चाइना में इतनी चली, तो आमिर खान कल को फिर वापस अपनी अगली फिल्म की उसके लिए जब चाइना चले जाएंगे और वहाँ पे जी या उसकी बीवी के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे, तो आफ्टर ऑल फिर देखें ये नहीं होता कि हलवे मांडे कमाने के लिए तो इंडिया से और इंडियन से खूब वो करो, इंडियन के बल पे सारा माल कमाओ, आपकी नस्लें यहाँ पे सेटल हों, और 7 स्टार भी नहीं, आपने पता नहीं कितने स्टार लाइफ गुजारते हो इसी इंडियंस के बल पे। तो फिर थोड़ा आपको अपने नज़रियात की कुर्बानी देनी होगी, या फिर मर्द बने और आके पब्लिक में अपना बताएं पॉइंट ऑफ व्यू। जब 130 करोड़ इंडियन और बाकी 50-60 करोड़ दुनिया के लोग इन खबरों पे तबसरा कर रहे हैं, तो अब मीसने बन के, बकरी के बच्चे बन के कोने में जाके नहीं बैठ जाओ, फिर आके पब्लिक में अपनी पोजीशन क्लियर करो। आफ्टर ऑल यू आर आमिर खान, जैसे कि सबा कहती है कि इशू इज़ के वो तुम आमिर खान हो, तो आमिर खान रियली इशू इज़ के यू आर आमिर खान। तो आपको आके फिर पब्लिक में इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या है। देखिए एक और भी चीज़ बॉलीवुड के हवाले से होती है कि जी राम मंदिर के उस पर किसी हिंदू एक्टर ने मुबारकबाद का पैगाम नहीं दिया, फलाने ढुमकाने। यार ठीक है यार, एक स्टार की भी मजबूरियों को भी समझा करें। ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि वो अपनी 25-30 साल की 40 साल का कैरियर जो है वो कोशिश करता है पॉलिटिसाइज ना करे, बाकी उसकी अपनी वो होता है। हर चीज़ में हर आदमी के लिए आसान नहीं होता आगे चीज़ें करना, टॉलरेंट हमें भी होना पड़ेगा। हम एज ए कॉमन इंडियन या पाकिस्तानी या एक कॉमन सिटीज़न ऑफ साउथ एशिया, हमारे पास इतना कुछ कुर्बान करने को नहीं होता, तो इसलिए हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं ना कि हाँ जी हम तो ये कर लेंगे। क्या है, भाड़े के घर में रहते हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई एसेट्स भी नहीं है, क्योंकि एसेट्स आर आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज ऑल्सो, उनकी भी सिक्योरिटी। जैसे पाकिस्तान के एसेट्स है ना एटम बम, उसको संभालना मुश्किल हो गया है। तो एसेट्स लाइबिलिटी जिसकी ना हो ना, वो तो हर वक्त तैयार रहता है हर चीज़ कुर्बान करने को, जैसे आप और मैं हैं। लेकिन फिर एक स्टार के लिए ये मुमकिन नहीं होता, तो उनको ज़रा रिलैक्स रहने दें। जहाँ पे मसला है वहाँ पे है। आमिर खान के हवाले से मैंने बताया आपको। तो बाकी ये है कि जाने से पहले मैं वुहान वायरस के बारे में भी थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि देख लें, वुहान में ये इतना ज़बरदस्त कंसर्ट हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कहीं कोई मास्क नहीं है। वरना तो ये वुहान वायरस से पहले ही चाइना में तो कई सालों से मास्क पहन कर घूमते थे। इवन यहाँ लंदन यूरोप में भी हम चाइनीज़ों को अक्सर मास्क पहने हुए घूमते देखते थे। अभी मास्क भी उतर गए हैं इनके। ये सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, जबकि वुहान से ये वायरस निकला है और पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। अभी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग पर रह रहे हैं, हालत ख़राब है। लॉकडाउन जैसी सूरतें हाल हैं, बिजनेस दबा हैं, और मास्क के बगैर तो ना बस में जा सकते हैं ना किसी दुकान में जा सकते हैं। अब कल बस आने में 15 मिनट थे, मैं बस स्टॉप पे बैठा था तो कोई नहीं था, तो सिगरेट भी नहीं थी, तो मैंने मास्क उतार दिया। अब वो मुझे याद ही नहीं रहा। बस जब आई तो मैं चढ़ने लगा तो बस वाले ने कहा कि यू कैन नॉट गो ऑन, वेयर इज़ योर मास्क। और मैंने कहा भाई सॉरी गलती हो गई, निकाला जेब से, पहना मास्क। वुहान में नहीं है ये सब। लाखों लोग दुनिया में मर गए, चाइना में कहीं मसला ही नहीं है, ना बीजिंग में कुछ हुआ, ना शंघाई में कुछ हुआ। फिशी है ना ये सब।
और ये भी फिशी है कि अचानक इतने बहादुर हो गए कि ना मास्क है ना कुछ है, तो वैक्सीन है क्या? तो ये हरामखोरी है चाइना। फिर चाइना की टोटल हरामखोरी है ये, जो पूरी दुनिया के उसके साथ खेल रहा है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द वर्ल्ड देन। फिर जब दुनिया बदला लेने पे आएगी और इन सब चीज़ों का वो करेगी तो फिर बड़ा मामला ख़राब होगा। चाइना पूरी दुनिया के अमन के साथ, पूरी दुनिया की खुशहाली के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ खेल रहा है। अनएक्सेप्टेबल। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। उसके बगैर हम नहीं चल सकते। थैंक यू, टेक केयर। दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती। दो आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना करते। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में हैं। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में हैं कि न तो NPR लागू हो न NRC लागू हो, लेकिन कभी भी इन गद्दारों के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम कल भी नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुकेंगे। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, तुम जैसे शराबियों से नहीं डरते। बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। ये दंगाई मानसिकता हर भीड़ में मौजूद होती है, जिसे भड़कने के लिए किसी चीज का इंतजार होता है।